Find the molarity of 3 molar urea solution if density of solvent is 0.8 kg per liter. Assume solution is very dilute. अब इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दिया है कि आपको ये एज्यूम करके चलना है कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। सॉल्यूशन जब बहुत डाइल्यूट होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी मीनिंग आप ये समझेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप्रॉक्स इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लगभग में बराबर है। ठीक, अब इसमें देखो फिर से 3 मोलर टर्म का यूज हुआ है और मोलैरिटी पूछा है, तो हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया साइड में। मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और तुम्हें नीचे रखना है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन किस में रखना है? लीटर में रखना है। अभी डायरेक्ट मुझे कुछ दे रखा है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर से वही हम काम करेंगे जो इससे पीछे क्वेश्चन किया गया था। 3 मोलल का मीनिंग सबसे पहले आप लिखिए। मोलैरिटी की डिफिनेशन क्या पढ़ाई गई है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, यानी 1 केजी सॉल्वेंट। तो हम लिखेंगे 3 मोलल का मीनिंग 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के 1 केजी में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वही कहलाएगा 3 मोलल। ठीक, अब मोल्स तुम पता चल गए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं क्या रखने वाला हूं? 3 रखने वाला हूं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? लेकिन हमको जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी तो क्या दे रखी है? सॉल्वेंट की दे रखी है। कोई बात नहीं, चलो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 0.8, यूनिट मिस मत करिएगा, केजी पर लीटर में है। तो यहां पर जो हम मास रखेंगे वो केजी में ही रखेंगे। तो हमें सॉल्वेंट का मास पता है डिफिनेशन से, फ्रॉम डिफिनेशन हमें सॉल्वेंट का मास पता है 1 केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही तो नहीं पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/0.8। 1/0.8 आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब कहोगे सर जी फॉर्मूले में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है, लेकिन जब क्वेश्चन में ही कंडीशन लगा दिया है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लगभग बराबर है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज कर सकता हूं। तो चलो यूज करो। मोलैरिटी इक्वल टू 3 हो गया डिवाइडेड बाई 1/0.8। अब ये 0.8 ऊपर चला जाएगा तो मोलैरिटी इक्वल टू आ जाएगा 3 × 0.8। 3 × 0.8 का मतलब हो गया 2.4। ठीक है भाई लोग, देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। असाइनमेंट जो मिला करे वो करते रहा करिए भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लास प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए असाइनमेंट के थ्रू। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसको मिस मत करिए, साथ साथ आगे बढ़िए। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है भाई। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता। देखो भाई, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं, ये आपको जीने का तरीका सिखाती हैं। ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ना नीट का, ये आपको लाइफ में आखिरी दम तक काम आएगा। कि आपने तैयारी करते वक्त कैसे कैसे स्ट्रगल किया था, वो आपको लाइफ में भी आपको आपकी ज़िंदगी के फ्लो को डिसाइड करता है। आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, तो बहुत कुछ काम आता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आइए, अगला है जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है वो मोल फ्रैक्शन है। तो वो नाम से पता चल रहा है फ्रैक्शन। मान लो एक टोटल हमने मान लो एक सॉल्यूशन है, उसमें एक से ज़्यादा 2 या 3 4 5 कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। अब मान लो मैं उसमें किसी एक कंपोनेंट का पूछ लूं कि टोटल मोल में से कितना मोल उसका प्रेजेंट है, तो वही टर्म मोल फ्रैक्शन कहलाता है। या मैं इसको सिंपल और करूं कि नंबर ऑफ मोल्स किसी एक कंपोनेंट का और जो डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर दिया जाए तो उससे हमें मोल फ्रैक्शन पता चलता है। ठीक है, उसी रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन से बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करता हूं। मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं ए और बी। ठीक है, अब मैं इसके मास को W टर्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मास ऑफ ए हो गया एंड मास ऑफ बी हो गया। अब मैं इनके मोलर मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये Ma हो गया और ये Mb हो गया। ठीक, अब अगर हम इनके मोल्स को
n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे Na इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और यहां पर भी मोल आ जाएगा Nb इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को x टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन को हमेशा x टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो x इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, अगर a का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो a XA लिखेंगे। अब क्या करते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन कहेगा उसके मोल को ऊपर रखिए। तो इसका मोल कितना है Na को ऊपर रखिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट्स मिले हैं सबके मोल का सम कर दीजिए, वो टोटल मोल कहलाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक A है और एक B है, दोनों का सम कर दीजिए Na प्लस NB, और यहां पर भी XB निकालेंगे तो B का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो B के मोल को ऊपर रखिए और डिवाइड कर दीजिए उसको टोटल मोल से। तीन कंपोनेंट होंगे तो तीन, नीचे तीनों का सम, चार होंगे तो चारों का सम, जिसका कहेगा उसके मोल को ऊपर रखिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यही होता है मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन की खास बात यह है पूरे सॉल्यूशन की कि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। टोटल मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज बी 1, ठीक, यानी XA प्लस XB हमेशा तुम्हें 1 मिलने वाला है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट रहेंगे अगर सबके मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो तुमको 1 मिलेगा। अब इससे फायदा क्या है, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है तो तुम्हें एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे XB का पता था तो मैं XB इधर ले जाऊंगा, 1 माइनस XB कर दोगे तो तुम्हें XA मालूम चल जाएगा, ठीक। तो ये होता है भाई मोल फ्रैक्शन हो गया। अब आइए मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां पर भी एक मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है। तो मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम का टर्म अगर आया तो भाई टेम्परेचर बदलने पर वॉल्यूम चेंज होगा, जिससे वो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन में क्योंकि मोल्स के टर्म आते हैं और मोल्स निकालने के लिए मास के टर्म्स आते हैं तो भाई नहीं हो सकता ना, मास तो डिपेंड नहीं करता ना टेम्परेचर पे। यही तो बात हुई थी कि हम ये मान के चलेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने पर मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर टेम्परेचर आप चेंज करते हैं तो हम मोल फ्रैक्शन को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। आइए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 44 ग्राम CO2 प्लस 48 ग्राम O2 का सॉल्यूशन है, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करेंगे फिर आएंगे यहाँ देखने, ठीक। तो पहला काम करेंगे, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे। मोल निकालने का तरीका मास अपॉन मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास रटा होना चाहिए 44 होता ही है, या आ गया 1। इसी तरीके से मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे, मास होता है 48 दे रखा है, मोलर मास 32 होता है। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 तो O2 का 32। इसे सॉल्व करेंगे, 16 से कट करिए 32 और ये हो गया तुम्हारा 48 है तो 3 टाइम्स में जाएगा तो ये तुम्हारा आ गया 3/2, ठीक है। चलिए दोनों के मोल्स मुझे पता चल चुके हैं। अब फटाफट मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालते हैं। क्या रखना है CO2 का मोल फ्रैक्शन, उसके मोल को ऊपर रखिए और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल हो गया 1/1 प्लस 3/2। इसे सॉल्व करेंगे 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी हम इसको लिखेंगे 2/5। 2/5 का मतलब 0.4। अब अगर आपको एक पता चल चुका है तो मैं डायरेक्ट O2 का निकाल सकता हूं क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन है, डायरेक्ट 1 में माइनस कर दो, 1 में माइनस करोगे 0.4 यानी 0.6। देखो इस तरह भी आ रहा है, चाहे तो तुम अपने पूरे फॉर्मूले से करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू O2 के मोल्स को ऊपर रखो, O2 का मोल कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय टोटल करो 1 प्लस 3/2। इसे सॉल्व करेंगे 3/2, नीचे आ जाएगा 5/2, नीचे आ गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 3/5, 3/5 का मतलब 0.6, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस के लिए है, कम से कम ऐसा नहीं कि स्पेशली मोल फ्रैक्शन का इंडिविजुअली आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होगा, सॉल्यूशन में भी पूछा जा सकता है, मोल के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो हम लोग का प्रैक्टिस बना होना चाहिए कि हाँ कैसे भाई कैलकुलेट करते हैं फटाफट।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हीलियम के इतने एटम लिए गए हैं और CO2 का इतना मास लिया गया है और O2 का इतना वॉल्यूम लिया गया है, सब अलग अलग टर्म में दे रखा है। आपसे कह रहा है कि इनका सबका आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। यानी इस क्वेश्चन में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बताना है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ और क्या दे रखा है, O2 बताना है। ये चीजें बतानी है आपको। तो पहला काम वही है, अगर मोल फ्रैक्शन मुझे बताना है तो सबके मोल्स मुझे पता होने चाहिए। मोल्स ऑफ हीलियम, क्योंकि एटम के टर्म में दे रखा है तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हो गया, 23 ऊपर गया, -23 हो जाएगा, 22 माइनस 23 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का मतलब 0.1। ठीक, अब आ जाओ, मोल्स ऑफ हीलियम निकल गया, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ग्राम में दे रखा मतलब मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 13.2 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, ये जाएगा 0.3 टाइम्स में, करके देख लीजिए कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट आइए, मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे। क्योंकि ये गैस है, वॉल्यूम दे रखा है 11.2, तो मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं 22.4। ये कैंसिल होकर के 2 टाइम्स में, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो हमको मिल चुके हैं सबके मोल अलग अलग, तो मैं सबके क्या मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकता, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम निकालूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या होता है, उसके मोल को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल करो, एक बार टोटल कर लीजिए, 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.5, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5 प्लस 0.3, 0.8 हो गया, 0.8 प्लस 0.1 कितना हो गया, 0.9। ठीक है, हम लिख रहे हैं 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 मतलब 1/9। आ जाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालते हैं, उसके मोल को ऊपर रखिए 0.3 और नीचे तो मुझे पता है 0.9 ही आएगा टोटल मोल, ये हो गया 3/9 मतलब 1/3। आ जाइए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पर। ठीक है, इसके मोल कितने हैं, 0.5 ऊपर रखिए एंड डिवाइडेड बाई टोटल मोल करिए, टोटल मोल कितना है 0.9, तो 0.9 ये कितना आ गया 5/9, तो 1/9, 1/3 एंड 5/9। आई होप प्रैक्टिस हो रही होगी आपकी, आपको समझ में आ रही होंगी बातें। चलो नेक्स्ट आता है, कह रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया पता करिए इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25। तो मोलैरिटी आपको पता करना है, मोल फ्रैक्शन गिवन एक्चुअली में, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से करते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अप्रोच समझिए, पहले फॉर्मूला लिखेंगे तब आपको अप्रोच समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है, वो ढूंढा करिए। मोलैरिटी पूछा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो चुपचाप। अब देखो मुझे क्या क्या जरूरत है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मतलब सॉल्यूट कौन है, यूरिया। इक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में बनाया गया तो पानी सॉल्वेंट होगा। अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मालूम है कि वो होता है 0.25। अब इसके हेल्प से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने की कोशिश करो, 0.25 इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया रखोगे डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या हो गया, नीचे टोटल मोल, यूरिया का मोल प्लस वाटर का मोल। अब आप ये सोचोगे कि यार वाटर का मोल तो कहीं गिवन नहीं है, तो कुछ बातें आप समझिए। जैसे कुछ बातें ऐसा होती हैं जो अंडरस्टूड हैं, वो डेटा आपको याद रखना होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि वाटर, 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स हैं होंगे पानी के, 1 लीटर। ठीक है, यानी मोल्स ऑफ वाटर 1 लीटर के लिए निकालने हैं। तो तुम्हें पता है कि पानी लिक्विड है, तो मैं डायरेक्ट उस पर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता हूं। अच्छा, मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वही तुम उसको मास सपोज कर सकते हो। तो 1 लीटर का मतलब हो गया 1 kg, 1 kg का मतलब उसका मास हो गया 1000 ग्राम, और डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 18 पानी का। ये सॉल्व करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 हमेशा 55.5 समथिंग आएगा। तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर पानी का मोल जो होता है वो 55.5 होता है, ये होता है फॉर 1 लीटर, फॉर 1 लीटर वाटर। अब कहीं नहीं दे रखा है तो अंडरस्टूड होगा कि पानी के मोल्स तुमको कितने लेने हैं, 1 लीटर सपोज करके 55.5 लेना है। अब यहां से बात
काफ़ी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए। 0.25 इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 55.5। ठीक है, अब इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 0.25 इंटू मोल्स ऑफ यूरिया हो गया, ये यूरिया प्लस 0.25 इंटू 55.5 इक्वल टू इधर मोल्स ऑफ यूरिया हो गया। ठीक, अब ये वैल्यू उठा करके उधर ले जाओ और इधर मल्टीप्लाई कर लेना। 0.25 इंटू 55.5 इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया माइनस 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, तो ये 1 हो गया, ये 0.25 हो गया, बचेगा कितना 0.75, ये हो गया 0.75 यूरिया इक्वल टू 0.25 इंटू 55.5। देखो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया यहाँ पर क्योंकि अभी कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 25 से ये 3 कैंसिल, यानी इधर तुम्हें मिल गया मोल्स ऑफ, इधर मिल गया तुम्हारा 3 मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, अब मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 18 टाइम्स समथिंग में कुछ जाएगा, ये 1854 हो जाएगा और 0.5 15। ठीक है, 18.5 ये तुम्हारा मोल्स ऑफ यूरिया आ गया। तो जब मोल्स ऑफ यूरिया आ गया इस मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से निकाल करके, तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ यूरिया तुमने रख दिया 18.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ गिवन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम 1 लीटर ही लेकर के चल रहे हैं, तो मोलैरिटी भी कितनी आ गई 18.5 मोलैरिटी आ गई। तो पहला काम यही करना होता है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर ढूंढो कि जो गिवन है वो फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें वो डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो फिर कोई ना कोई हिंट जरूर होगा जिससे आपको ये सब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी हमने यूरिया के मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से हमने मोल्स ऑफ यूरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, जिसमें वाटर के मोल्स की जरूरत थी, तो वाटर के मोल्स मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 1 लीटर वाटर का 55.5, वो भी तुमको ध्यान में रखना होगा। चलो नेक्स्ट कह रहा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलो सिंपल है, एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए इजी हो जाएगा टर्म 1 मोलल। तो 1 मोलल का मीनिंग क्या है पहले बताया जा चुका है, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, मोलैलिटी है ना, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी, यानी सॉल्वेंट वाटर है। तो सॉल्वेंट पानी अगर हुआ तो क्योंकि डेंसिटी 1 होती है, उसकी वजह से जो मास होता है वही उसका वॉल्यूम बन जाएगा, तो हम 1 लीटर पानी लिख सकते हैं। तो मुझे मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 मोल दे रखा है डिवाइडेड बाई टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल 1 प्लस 1 लीटर पानी का मोल। 1 लीटर पानी का मोल पीछे पढ़ करके आ रहे हैं 55.5, या आ गया 1/56.5। आपको कैलकुलेट करना है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल रखते हैं, सॉल्यूट का मोल प्लस पानी का मोल, सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जितने भी कंपोनेंट होंगे। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको मोल फ्रैक्शन भी करा दिया, मोलैलिटी भी हो चुका है, मोलैरिटी भी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज टर्म्स पर। कुछ टर्म्स हैं जो परसेंटेज में आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको मैं लिख रहा हूं परसेंट W/W। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परसेंटेज बाई मास, इसको बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है W/W। ठीक, अब कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किसमें होना चाहिए? इन ग्राम में। ठीक, एंड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास, कितना अमाउंट, या उसी क्योंकि ग्राम में बात कर रहे हैं तो मास बोलेंगे, सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसी को परसेंटेज बाय मास बोलते हैं। यानी W/W का फॉर्मूला मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे सब ग्राम में रहेगा, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100। लेकिन भाई बहुत रेयर है कि आपको इसका कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन टर्म्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन रेयर आते हैं, इनका यूज काफी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन पूरा चैप्टर पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हमेशा यूज होते रहते हैं। परसेंटेज बाय मास कहीं चिपका देगा, तो एक्चुअल में आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सपोज दैट मैं लिख दूं 10% W/W यूरिया, तो इस लाइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें हिडन है। आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इसका मीनिंग क्या होगा? 10 ग्राम यूरिया, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 10% W/W का मीनिंग 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखो इसमें एक और इंफॉर्मेशन हिडन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन का है, 10 ग्राम यूरिया यानी सॉल्यूट का है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? जल्दी से बोल दो भाई लोग, 90 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 90 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम यूरिया, जितना बचा हुआ वो तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया 90 ग्राम। तो देखो कितने इंफॉर्मेशन निकल गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे और देखते हैं परसेंटेज टर्म क्या है, और है आपका परसेंटेज W/V। मैं लिख सकता हूं, या इसको पहले आपको बताता हूं V/V बताता हूं। V/V इसका मीनिंग क्या हो गया? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक। सेम डिफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और ये अमाउंट ml में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई लोग फॉर्मूला बनाते हैं। परसेंटेज V/V का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, और इनटू 100 कर देंगे। ध्यान रखना है सब ml में होना चाहिए, मिलीलीटर में, ठीक है भाई लोग। चलो नेक्स्ट, अब इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 10% V/V सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हम लिखेंगे कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। यानी मैं आपसे अगर पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बताया जाए तो कितना हो जाएगा? 90 ml हो जाएगा, ठीक। और देखते हैं परसेंटेज टर्म्स। हम लिख सकते हैं परसेंटेज W/V। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, ठीक, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है ना मास बाई वॉल्यूम, तो मास ग्राम में, बाई वॉल्यूम ml में। यानी फॉर्मूला बनाएंगे परसेंटेज W/V का कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होगा, और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है, इनटू 100। तो ये भाई मैंने कुछ टर्म्स जो हैं परसेंटेज वाले वो आपके सामने लिख दिए हैं, बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं इसका यूज कैसे हो रहा है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ देखते हैं कि न्यूमेरिकल में कहां बीच बीच में आता है, तो कैसे इसको यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 120 ग्राम NaOH,
is present in 2 kg solution, density of solution दे रखा है 2 ग्राम पर ml, then find molarity, percentage W by W and percentage W by V दे रखा है, यानी बहुत सारी चीजें निकालने को दे रखा है। तो ट्राई करते हैं भाई लोग, पहले खुद से कोशिश कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। पहला काम कह रहा है कि आप इसको मोलैरिटी निकालिए। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल निकाल लो 120 डिवाइडेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेरे ख्याल से 40 होता है, 23 प्लस 16 और हाइड्रोजन का 1 17 और 23 40। तो ये मैंने मोल निकाल लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मुझे मास गिवन है, सॉल्यूशन का मुझे डेंसिटी गिवन है, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता हूं? बहुत इजी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 2 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 2 kg, लेकिन हमारी यूनिट ग्राम पर ml में है, इसलिए जो मैं मास रखूंगा वो मैं ग्राम में रखूंगा। 2 kg का मतलब हो गया 2000 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1000, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000 ml में आएगा, ml का मतलब 1 लीटर। बस कहानी खत्म, ये 1 लीटर, ये कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया, तो मोलैरिटी आ गई आपकी 3। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोलैरिटी की, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 रखना है डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में रखना है, इन केजी में। तो मेरे ख्याल से हम लोग आराम से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इधर देखिए, इस साइड कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यही तो होता है, हमें सब पता है। इसमें सॉल्यूशन का भी मास पता है 2 kg, पहले तो ग्राम में सॉल्व कर लेते हैं 2000। सॉल्यूट का भी मास पता है, देखो क्वेश्चन में दे रखा 120 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 120 जाके माइनस कर देंगे, 2000 में से 120 निकालिए तो कितना ग्राम बनेगा, पहले 100 निकालो, ठीक, तो ये और 20 निकाल दो, ये हो गया तुम्हारा 1880 ग्राम, ठीक है, 1880 ग्राम, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको केजी में बना लो, 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.880, ये आ गया आपका केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी मैं इसको 1.8 लिख सकता हूं या 1.9 ले सकते हो, ठीक है, तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है 1.88 सॉल्व कर लीजिएगा, इसको 1.9 सपोज कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट, ये मैं प्रोसीजर पूरा आपको सिखाया कैसे कैसे पहुंच रहे हैं। और क्या निकालना है मुझे, परसेंटेज बाई मास। तो परसेंटेज बाई मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है 120 ग्राम, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, जैसे रखने में आपको वैल्यू इजी हो जाए, याद हो जाए, 2-3 बार लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। अब रखिए सारी वैल्यू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 120 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 2 kg, ग्राम में रखना है, 2 kg का मतलब 2000 और इनटू 100, 2 0 ऐसे कैंसिल हुआ, 1 0 ये कैंसिल हुआ और ये आ गया 6, यानी आंसर आ गया 6%, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम है, तो पहले तुम मास रख दो, मास ऑफ सॉल्यूट रख दो 120 और नीचे रखना है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर मतलब 1000 ml, ml में रखना है और इनटू 100 करना है, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 12% W बाई V इसका आंसर। तो देखो भाई एक डेटा दे रखा है, फिर उसके हेल्प से हमने कई सारे प्रैक्टिस कर लिए यहाँ पर क्वेश्चन, मोलैरिटी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई मास, या जो भी गिवन है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम सब निकाल लिया हमने। आइए और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई, अब यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें मोलैरिटी भी निकालना है, मोलैलिटी भी निकालना है, और इसमें क्या गिवन क्या है, 6% W बाई V दे रखा है, 6% W बाई V यूरिया। पहले इसका मीनिंग समझते हैं
कि 6% W/V यूरिया का क्या मतलब आप निकालेंगे। ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम, तो मैं लिखूंगा कि 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। देखो कितनी इंफॉर्मेशन निकल गई। अब अगर मैं मोलैरिटी निकालना चाहूं तो ऊपर मुझे मोल्स रखना होता है, नीचे मुझे रखना होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में रखना होता है, लीटर में। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास से। 6 मास हो गया यूरिया का, मोलर मास 60 होता है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अच्छा W/V है, तो मैं यहाँ 100 ग्राम क्यों लिखा हूं, ये होना चाहिए 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml का मतलब हो गया 0.1 लीटर। ध्यान रखना लीटर में बना के लिखना है, तो आप इसे कैंसिल करेंगे, 0.1 ऊपर चला जाएगा, यानी वो 10 बन जाएगा, 6 × 10 60 हो गया, नीचे भी 60 हो गया, कैंसिल होकर के कितना आ गया, 1। तो मोलैरिटी इज 1। अब उसके बाद मुझे फोकस करना है किस पर, मोलैलिटी पर। तो मोलैलिटी फिर से मुझे मोल्स रखने हैं, मैं मोल्स रखूंगा मास अपॉन मोलर मास 60 इनटू मुझे क्या रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में रखना है, इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और वो भी किस में रखना है, मुझे केजी में रखना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, बस निकल जाएगा। अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन बना ले, वही फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वही काम करना है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का यूज करते हैं, चलो भाई करते हैं यूज इसका। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए, तो अब डेंसिटी वाले तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बार बार फॉर्मूले भी लिख रहा हूं, जैसे रट जाए। 2 यूनिट ध्यान देना, ग्राम पर ml, मास ऑफ सॉल्यूशन जो रखोगे वो ग्राम में होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किस में होना चाहिए, ml में, जो कि मुझे पता है 100, ठीक है। तो यहां से मुझे मालूम चल गया, क्या पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ले जाके मल्टीप्लाई करोगे 200 ग्राम। अब अगर टोटल मास 200 है तो इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना है। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है, 6 ग्राम है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आने वाला है, 200 में से 6 माइनस करोगे 194 ग्राम, 194 ग्राम। 194 ग्राम का मतलब अगर केजी बनाया जाए तो 0.194 ग्राम, यह आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। बस काम खत्म। मोलैलिटी इक्वल टू 6/60, नीचे आ जाएगा 10, तो 1/10, और नीचे हो जाएगा इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है, 0.19 ले लो, बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही आसपास आएगा, ये नीचे बन जाएगा 1.9, मतलब लगभग 2 के आसपास, 1/2 यानी 0.5 के आसपास आने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका कि हम जो परसेंटेज में कंसंट्रेशन दे रखा है उसका यूज करके हम मोलैलिटी ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसलिए क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, क्वेश्चन वाले टॉपिक हैं, जब तक ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। भैया मैं करवा रहा हूँ, आपका भी काम है कि आपको भी करना है, ठीक है। हिम्मत बांधिए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए और करिए। थोड़ा सा दाएं बाएं होता रहता है, लेकिन अपने आप को वापस ट्रैक पर फिर से ले आइए। चलो भाई क्या गिवन है, 20% W/W NaOH। तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा पढ़ाया जा चुका है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। अब क्योंकि दोनों मास में दिया है, सॉल्यूट भी मास सॉल्यूशन भी मास, तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं, 80 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट निकाला, बचा 80 ग्राम सॉल्वेंट। 80 ग्राम का मीनिंग हो गया 80 डिवाइडेड बाई 1000, यानी ये आ जाएगा आपका 0.08 kg,
केजी बना लिया। अब आपको मोलैलिटी निकालना है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, 20 मास हो गया, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का रटा होना चाहिए 40 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी हो गया 0.08। इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 0.08। तो हम एक काम करने वाले हैं, इसका पॉइंट हटा लीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/16 और इंटू 10⁻²। कोई प्रॉब्लम? 10⁻² ही तो है, 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ऊपर 100 और नीचे आ गया 16। बस सॉल्व करिए, आंसर ये हो गया आपका मोलैलिटी 20% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हाँ भाई चलो, यहां पर भी परसेंटेज में कुछ दे रखा है और आपसे क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है आप पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, लेकिन बीच में हम लोग ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, याद करिए कौन सा क्वेश्चन था वो, जिसमें मैंने कहा था परसेंटेज वाला टर्म यूज हो रहा है, तो वो पढ़ करके वापस आएंगे, ये था क्वेश्चन। हाँ चलिए अब इसको फिर से लगाते हैं। कैलकुलेट, क्या है, मोलैलिटी पूछ रखा है और 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए पूछा है। 93% H2SO4 W/V, 93% W/V दे रखा है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 93 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है, 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन, ठीक, देखो W/V, V नीचे मतलब वॉल्यूम के टर्म में, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये मीनिंग निकल गया। आपसे मोलैलिटी पूछ रखा है, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका मोल ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कोई सॉल्वेंट स्पेशली जब नहीं दिया रहता है तो उसे जनरली हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पानी नहीं बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन मानते हैं, तो हम यहाँ सॉल्वेंट मास ऑफ वाटर रखेंगे, वो भी किसमें? केजी में। तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना तो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? क्योंकि मुझे इसका मास गिवन है, जब मास गिवन है तो मोल्स भी निकाल सकते हैं। मास अपॉन मोलर मास होता है, मास हो गया 93, मोलर मास होता है 98, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है 98, तो 93 डिवाइडेड बाई 98 ये आ गया मोल्स इनटू, अब मास ऑफ सॉल्वेंट H2O का मास रखना है वो केजी में। यानी पूरे क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही था कि हम वाटर का मास निकाल पाए, उसके लिए मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है तो सॉल्यूशन का मास निकाल करके सॉल्यूट के मास को माइनस करके हम सॉल्वेंट के मास तक पहुंच सकते हैं। तो वही काम करने चल रहे हैं। हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1.84 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें नहीं पता है वही तो मुझे निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml दे रखा है। तो जब आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा 184 ग्राम, 184 ग्राम। अब अगर 184 ग्राम हमें मास मिल चुका है सॉल्यूशन का, तो इसमें मैं सॉल्यूट के मास को माइनस करके सॉल्वेंट का मास बना सकता हूं। तो सॉल्यूशन का मास इक्वल टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 184, सॉल्यूट का मास कितना हो गया 93 प्लस सॉल्वेंट का मास, तो उधर ले जा करके माइनस कर लो, माइनस करोगे एक इधर आ गया 18 और 9 आपका 9 यानी 91 आ जाएगा ग्राम, 91 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको केजी बनाओ, केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ रख लीजिए मोलैलिटी इक्वल टू 93 डिवाइडेड बाई 98 इंटू मास ऑफ वाटर इन केजी कितना है 91 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी मैं इसको लिखूंगा
93 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 91, इसे सॉल्व करिए, इतना कैलकुलेशन आप तो कर सकते हैं। ठीक है भाई लोग, तो ये आपका हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। तो वो सब में घुमा फिरा के भाई डेंसिटी का यूज करके हमें मास वगैरह ले आना है या वॉल्यूम वगैरह ले आना है। ठीक, तो इसीलिए डेंसिटी का मुझे लगता है 6-7 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए और ऊपर हो गया होगा। तो जब 6-7 क्वेश्चन हो गया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हैबिचुअल हो जाना चाहिए डेंसिटी वाले क्वेश्चन को लेकर के कि कैसे आखिर में किया जाता है। ठीक, चलिए, ये जो एक क्वेश्चन छूटा था वो भी हमने कर लिया। जो हम एक क्वेश्चन आगे भी जिस पर आ गए थे नाइट्रिक एसिड वाले पर, वो करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप ट्राई करो भाई, पहले खुद से ट्राई करो तो अच्छी बात है, खुद से ट्राई करिए, नहीं तो हम बताते ही हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 70% नाइट्रिक एसिड, मास पूछ रखा है, 70% नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3, 2 मोलर HNO3 का 250 ml का एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो पहले हम वही लिखते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू 2.0 दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml, 250 ml को लीटर बना लेंगे तो 0.25 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में चलेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड हो गया क्योंकि वही सॉल्यूट है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि डायरेक्ट है 0.25। मोलैरिटी कितना दे रखा है 2.25, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से मुझे नाइट्रिक एसिड का मोल्स पता चल जाएगा जो कि कितना आने वाला है 0.5 मोल्स आ गए नाइट्रिक एसिड के। हम मोल्स निकाल के क्या कर सकते हैं, हम मोल्स निकाल करके इसका मास निकाल सकते हैं। मोल्स इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन मोलर मास। मास नहीं पता है, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, चलो निकाल लो अगर नहीं पता है तो। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का हो गया 48। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15, 8 4 12, 1 13 और 4 1 5 और 1 6, 63 हो गया। अच्छा, मोल्स की जहां पर कितना रखना है 0.5 रखना है, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 63 उधर मल्टीप्लाई होगा, 63 इंटू 0.5 यानी 63 का हाफ करेंगे, आ जाएगा 31.5 ग्राम। तो भाई मास तो आ गया 31.5 ग्राम। अब क्या करना है क्वेश्चन में आगे देखते हैं, कह रहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 70% नाइट्रिक एसिड। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, 70% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक, यानी आपसे 70% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मास पूछ रखा है, तो आप चाहे तो परसेंटेज बाई मास वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। हम लिखेंगे 70%, ये एक्चुअल में W/W दे रखा है, तो 70 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, वो मुझे मिल चुका है 31.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन वही तो पता करना है मुझे, इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना आ गया 31.5 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। एक जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी 315 डिवाइडेड बाई नीचे बच जाएगा 7। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 और 3 35, 7 5 35, 45 ग्राम आ रहा है। आंसर कितना आ जाएगा आपका 45 ग्राम। ठीक है भाई लोग, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। इसमें एक्चुअल में 70% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मास जानना चाह रहा है। ठीक, तो पहले हमने सॉल्यूट का मास पता किया है, जो डेटा गिवन था 250 ml और 2 मोलर HNO3, उससे हमने नाइट्रिक एसिड का मास पता किया। फिर परसेंटेज बाय मास वाले फॉर्मूले में रख करके हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। ऐसे सॉल्यूशन का मास जो कि बना है 70% नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेशन से। चलिए नेक्स्ट क्या है, दे रखा है पीपीएम क्या होता है। पीपीएम देखो भाई, अगर पीपीएम के बारे में बात करें तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म है। और क्योंकि ऊपर हम लोग इससे पहले बहुत सारा परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म पढ़ करके आ रहे हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन को समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पीपीएम का यूज़ क्या है, यूज़ कब करते हैं। देखो पीपीएम
का यूज़ तब करते हैं जब सॉल्यूशन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके कंपेयर में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ में कितने लाखों लीटर हवा होगी। अब लाखों लीटर हवा में मैं आपसे कहूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा, ये जो पॉल्यूट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका अमाउंट बताइए कितना होगा। तो जाहिर सी बात है लाखों लीटर हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत थोड़ा सा होगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थोड़े से अमाउंट को बताने के में हम लोग ppm का इस्तेमाल करते हैं। या तो जैसे मान लो एक तालाब है या झील है, नदी है, मैं उसमें कितने लाखों लीटर पानी होगा। अब मैं उसमें कहूँ कि इसमें मुझे वाटर की हार्डनेस बताइए। अब जो हार्डनेस आती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से आती है। तो ये अमाउंट तो बहुत थोड़ा सा होगा ना लाखों लीटर पानी के कंपेयर में। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ppm का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो भी ऊपर हम लोग ने डिफाइन किया है परसेंटेज वाला टर्म इंटू 100 करते थे, यहाँ पर सब वही लिख सकते हैं, बस आपको इंटू 100 नहीं करना है। आपको पता है 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। तो हम ppm में लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट लिख लिया हमने एंड डिवाइड कर दिया मास ऑफ सॉल्यूशन से और इनटू हमने क्या कर दिया 10⁶, यानी जहां जहां 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे परसेंटेज वाले में, वहां हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। आइए इसके बेस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे एक दे रखा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ppm, ppm के टर्म में बताना है। तो ppm इक्वल टू मास रखा कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम डिवाइडेड बाई हम क्या कर रहे हैं 1000 ग्राम सॉल्यूशन, नीचे रख दिया हमने 1000 ग्राम। ppm में बताना है तो इंटू 10⁶ कर देंगे। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, बचेंगे 4, आ गया 10⁴। ठीक है, इतना काम करना है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी की। अब नॉर्मेलिटी जो टॉपिक है, नॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है, एक बार और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। कब, जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके होंगे, रिडॉक्स वाला चैप्टर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी होता क्या है, फॉर्मूला क्या क्या है, लेकिन इसमें एक टर्म यूज होने वाला है इक्विवेलेंट नंबर या ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, या इक्विवेलेंट मास, ठीक। ये टर्म्स यूज होंगे। इन टर्म्स को एक बार और सीखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स चैप्टर, ठीक है। वहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के नाम से एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो कि मोल के सारे क्वेश्चन को लगा कर देगा, जो हम मोल कॉन्सेप्ट से लगाने वाले हैं, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन हम मोल से भी लगा सकते हैं, उन्हीं सेम क्वेश्चन को हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। तो दोनों सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले जानते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है, क्योंकि है तो कंसंट्रेशन टर्म, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को इक्विवेलेंट नंबर भी बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मोलैरिटी था, हम मोल्स में रिप्रेजेंट करते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही हम मोल्स की जहां पर इक्विवेलेंट नंबर का टर्म यूज करेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोल एक यूनिट होती है अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल को मेजर करने के लिए, अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट नंबर भी एक यूनिट है जो कि सॉल्यूट या किसी भी के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इतना प्रेजेंट हो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। तो अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या इसको आप डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और उसको डिवाइड करने वाले हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। तो यहां से भाई लोग आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा।
लेकिन सवाल ये है कि हमें तो मोल पता था मोलैरिटी में कि मोल को निकालने के लिए हम मास अपॉन मोलर मास यूज कर सकते हैं, मोल निकालने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इक्विवेलेंट नंबर निकालना होगा तो मैं कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा? तो इक्विवेलेंट नंबर निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला होता है कि मोल्स अगर पता है तो उसमें हम वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैलेंस फैक्टर को कहीं कहीं एन फैक्टर भी लिखता है, एन फैक्टर कहिए चाहे वैलेंस फैक्टर कहिए। अभी आपको सिखाएंगे कि वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी से रिजेंबल करता है, वैलेंसी एक तरीके का समझिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट नंबर का एक और फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट नंबर इक्वल टू होता है, यहां देखो वॉल्यूम ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इक्विवेलेंट नंबर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया लीटर में। अगर आपने मिलीलीटर में रखा है वॉल्यूम को तो ये आपका मिली इक्विवेलेंट निकलेगा, मिली इक्विवेलेंट। तो हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, तो हम इसको बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आइए, ये दो फॉर्मूले हो गए। इक्विवेलेंट नंबर का एक और फॉर्मूला जान लीजिए, इक्विवेलेंट नंबर इक्वल टू होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जिसे कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है, अब इसकी डिफिनेशंस वगैरह पे बात वहीं कर लेंगे रिडॉक्स में, जब रिडॉक्स आपको पढ़ाएंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ इनकी डिफिनेशंस की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले की, कि एक्चुअल में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे अगर कहीं निकालने की जरूरत पड़ गई तो। इक्विवेलेंट मास यानी ई निकाला जाता है अगर मान लो एटम का निकाल रहे हो, कोई एटम दे रखा है तो एटम का निकालने के लिए उसका एटॉमिक मास रखना, एटॉमिक मास, और एटम नहीं दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास रखना, और उसको डिवाइड कर देना वैलेंस फैक्टर से। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला। तो हमें परेशान कर रहा है एक टर्म वैलेंस फैक्टर, यहां भी वैलेंस फैक्टर आ गया, यहां भी वैलेंस फैक्टर आ गया, उसको निकालते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा कुछ का इक्विवेलेंट मास निकाल के देख लेते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन निकालिए, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है आपको पता है 35.5। अच्छा वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस फैक्टर मतलब वैलेंसी, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए 1। वैलेंसी यानी कितने बॉन्ड बना लेता है, मतलब मिनिमम, तो क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, मिनिमम। तो 35.5 डिवाइडेड बाई 1, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड बनाना जरूरी है उसको, तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई, तो डिवाइड कर देंगे, यही इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। इसी तरीके से आपको इक्विवेलेंट मास और क्या पूछ सकता है, इक्विवेलेंट मास और एक का निकाल के देख लो। आपसे कह रहा है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास निकालो, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास कितना होता है 16, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो कितना हो गया 8। अब इसे याद भी कर लीजिएगा, इक्विवेलेंट मास बदलता नहीं है, क्लोरीन का एटॉमिक मास फिक्स है, इक्विवेलेंट मास फिक्स है 35.5, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास फिक्स है 8। अब मैं आपसे कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर 1, वैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन की, 1 आ गया। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे कि अगर एटम गिवन है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर यानी उसकी वैलेंसी। तो नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इक्विवेलेंट, ये जो वैलेंस फैक्टर है वो कैसे निकाला जाता है। तो वैलेंस फैक्टर अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग तरीके से निकालते हैं। पहले सीखने वाले हैं फॉर एसिड, वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए निकालने वाले हैं, ठीक है। तो एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन, या इसको तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एसिड का वैलेंस फैक्टर। क्योंकि एसिड का मतलब ही होता है जो H प्लस बाहर निकाल दे, H प्लस यानी प्रोटॉन बाहर निकाल दे, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। तो कितने H प्लस बाहर निकाल रहा है वही एसिड का वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। सपोज दैट मान लो हमारे पास है HCl, यहां मैं कुछ एसिड लिख रहा हूं और यहां पर उसका वैलेंस फैक्टर, तो HCl का वैलेंस फैक्टर 1। यहां मैं लिख रहा हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H प्लस हैं, दोनों बाहर निकल सकते हैं, वैलेंस फैक्टर 2 है।
मान लो HNO3 नाइट्रिक एसिड मैंने लिखा, नाइट्रिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन है, वो बाहर निकलता है, H+ एक हो गया, ठीक है। या हम बात करें H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड में 3 H+ आयन बाहर निकल सकते हैं, तो इसका वैलेंस फैक्टर 3 हो जाएगा। और अगर हम देखें H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, तो फॉस्फोरस एसिड में भी 3 हाइड्रोजन हैं, तो क्या इसका वैलेंस फैक्टर भी 3 होगा? नहीं, इसका वैलेंस फैक्टर होता है 2। क्यों 2 होता है? क्योंकि हाइड्रोजन भले ही 3 हैं, लेकिन H+ आयन रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन सिर्फ 2 होते हैं, ठीक। तो इन पे आपको मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका वैलेंस फैक्टर 1 होता है। अब आप कहोगे सर जी इसमें भी तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन 3 हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हमें मीनिंग है नंबर ऑफ H+ आयन से। तो मैं आपको ऐसे सिर्फ ओरली बताने से नहीं काम चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको फील आएगा कि हाँ भैया H+ आयन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। चलो मैं H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं। अभी यहां परेशान नहीं होना कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, वो सब केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं, ठीक है। ये H3PO4 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन क्या है? एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सेकंड हाईएस्ट मतलब पहले नंबर पे तो फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? न्यूमेरिकल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, 3.5 होता है, और ऑक्सीजन का 3.5, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, 3.5 होता है भाई, काफी ज्यादा है। और हाइड्रोजन का उसके कंपेयर में देखो कितना है, काफी कम है, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1 है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है। तो इसका मीनिंग है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, तो ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं 3 H+ आयन हैं, यहां से 3 H+ आयन मिल रहे हैं, तो वैलेंस फैक्टर 3 लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसमें 2 ही OH पाया जाता है और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से कनेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO3 का। अब जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से कनेक्ट है, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फास्फोरस की भी 2.1 होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ। तो फास्फोरस की भी सेम, हाइड्रोजन की भी सेम। कौन खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा भाई, क्योंकि दोनों की बराबर है। तो ना तो फास्फोरस पे कोई चार्ज आएगा, ना तो हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आएगा इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस हो पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन H+ नहीं बन पाएगा, सिर्फ ये 2 बाहर निकलेंगे, तो वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। इसीलिए H3PO3 का वैलेंस फैक्टर 2 लिखे हैं। अब आ जाइए H3PO2, H3PO2, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग फास्फोरस है, ऑक्सीजन, एक OH, इसमें सिर्फ एक OH होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं फास्फोरस के साथ। जब 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट हैं फास्फोरस के साथ, तो भैया वो दोनों हाइड्रोजन तो नहीं निकल पाएंगे, सिर्फ वही हाइड्रोजन बाहर निकलता है जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट हो। तो ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, सिर्फ एक निकल पाएगा, यानी इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 1। ठीक, तो आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। तो जनरली एसिड का वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ H+ आयन पर होता है। ये 1-2 एक्सेप्शन है, वो ध्यान में रखिएगा, बाकी में तो वही जनरल रूल काम करेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड हो चुका है, अब बात करेंगे वैलेंस फैक्टर फॉर बेस। ठीक है, इसमें भी क्या होने वाला है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कितने हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकल सकते हैं। H+ आयन पहचान है एसिड की, हाइड्रोक्साइड आयन पहचान है बेस की। ठीक है, तो कुछ बेस मैं लिख रहा हूं और इसका वैलेंस फैक्टर, जैसे मान लो हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH हैं तो वैलेंस फैक्टर 3। अगर मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इसमें 2 OH हैं तो वैलेंस फैक्टर 2। अगर मैं लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक ही OH है तो वैलेंस फैक्टर 1। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ही OH आयन है निकलेगा तो वैलेंस फैक्टर 1। तो ये बेस के लिए हो गया वैलेंस फैक्टर। चलो भाई अब आते हैं हम लोग जो आपको ज्यादातर मिलने वाला है अभी और सबसे इंपॉर्टेंट है आगे भी। वैलेंस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में मिलेगा। तो वैलेंस फैक्टर फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए क्या वैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। सॉल्ट यानी जो एसिड और बेस से मिलकर के बन रहे हैं उसे सॉल्ट बोलेंगे। सॉल्ट के लिए वैलेंस फैक्टर होता है पॉजिटिव चार्ज या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ केटायन, ठीक, और ये इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। या तो आप पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लीजिए टोटल या तो नेगेटिव चार्ज काउंट कर लीजिए टोटल, ठीक है। उससे आपको सॉल्ट का वैलेंस फैक्टर पता चल जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं कि सॉल्ट का वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, अब मुझे इसका वैलेंस फैक्टर बताना है तो एक काम करना है, आपको इसको तोड़ लेना है। सोडियम क्लोराइड ब्रेक करिए, कैसे ब्रेक होता है, Na+ और Cl- में। अब वैलेंस फैक्टर देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज भी 1 है, +1 -1, साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम लिखेंगे वैलेंस फैक्टर इक्वल टू 1। या तो पॉजिटिव चार्ज लेके चलो या तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कैल्शियम क्लोराइड, अब आपको इसका वैलेंस फैक्टर बताना है तो क्या काम करना है, कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ लीजिए, Ca2+ and 2Cl-, Ca2+ and 2Cl-। तो अभी क्या काम करना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिए, पॉजिटिव चार्ज 2 है और पॉजिटिव चार्ज 2 है, नेगेटिव चार्ज कितना है, देखो एक क्लोरीन पे -1 तो 2 क्लोरीन पर जो आगे ये कोफिशिएंट दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × -1 -2, साइन नहीं लेना है। तो पॉजिटिव चार्ज 2, नेगेटिव चार्ज भी 2, यानी वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। और देखो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। एल्युमिनियम के 2 एटम हैं और चार्ज होता है 3+। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4 2-। सल्फेट के कितने रेडिकल दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अगर मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज लूं तो 2 × 3 6 और नेगेटिव लूं तो 3 × 2 6, ये भी आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया करो, वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। या मैं कह रहा हूं K2SO4, इसको भी तोड़ेंगे तो 2K+ एंड SO4 2-। वैलेंस फैक्टर देखो 2 × 1 2 और इस पे 2 है ही है तो वैलेंस फैक्टर 2 आ गया। तो हम इजीली वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज लेकर चाहे नेगेटिव चार्ज लेकर के। एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन, बेस के लिए नंबर ऑफ OH आयन, एसिड वाले में वो 2 याद रखिएगा, H3PO3 एंड H3PO2। अच्छा एक बात और आपको सिखाना चाहता हूं कि रिएक्शन टू रिएक्शन भी वैलेंस फैक्टर वेरी कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड का। अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर पढ़कर क्या है, कितना पढ़े हैं, 2 पढ़े। चलो भाई देखो, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं और रिएक्शन लिख करके आपको दिया है, रिएक्शन आया है NaHSO4 और प्लस वाटर, ठीक है, NaHSO4 प्लस वाटर, और कह रहा है इस रिएक्शन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर बताइए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर अगर आप रटे हुए हैं 2, अच्छी बात है, लेकिन तुरंत ऐसे ही अगर रिएक्शन में गिवन है, ये नहीं कि रटा हुआ है तुरंत लिख दिया वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। वैलेंस फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग दिमाग में रखना है। एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ H+ आयन, कितने H+ आयन रिप्लेस हुए हैं। तो आप इस रिएक्शन के अंदर देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बना है उसमें अभी भी 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी सिर्फ एक ही H+ आयन रिप्लेस हुआ है। तो यहां पर मैं वैलेंस फैक्टर 1 लिखूंगा। लेकिन सेम यही रिएक्शन कुछ इस तरह दी होती कि H2SO4 प्लस NaOH और यहां आता Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है, बैलेंस नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है। अब मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो देखिए, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसमें कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर बताइए। तो इस रिएक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए,
देखो सल्फेट जो पार्ट है उसके साथ क्या कोई हाइड्रोजन लगा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी भी कर सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए वैलेंस फैक्टर सीख चुके हैं, अब आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो मैं आपको पहले प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं कि आप इक्विवेलेंट नंबर कैलकुलेट करना सीखें। 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं, देखिए कैसा डेटा दे रखा है, निकालेंगे। पहला जो टर्म है मोल के टर्म में दे रखा है, तो मोल के टर्म में इक्विवेलेंट नंबर का फॉर्मूला क्या है? तुम्हें पता है, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। आप पीछे जाकर के जो फॉर्मूला नोट किए हैं दिमाग में रखिए। मोल्स के टर्म में इक्विवेलेंट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। एक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट नंबर का, मोल्स और उसमें वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल्स कितना दे रखा है? 4। अब वैलेंस फैक्टर बस लिखते चलना है, जो अभी आपको सिखा के आए हैं। नाइट्रिक एसिड है, एक H+ आयन, 4 × 1 × 4 = 4। अब आओ 3 मोल, 3 इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस का वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, कितने OH आयन है? 2, 3 × 2 6। मोल कितना है? 0.25। एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2, कितना हो गया? 0.5। 0.5 मोल इंटू बेस है, बेस का वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ OH आयन, कितने हैं OH आयन? 3, ये कितना हो गया? 1.5। अब ये क्या लिखा है? 5m, यहां क्या लिखा है? मोल के पहले m मतलब मिली मोल, ये मिली मोल है। तो मिली मोल है तो हम लिखेंगे तुम्हारा 5 मिली मोल को मोल बनाओ, जब भी मिली आए उसके जहां 10⁻³ कर लो, मिली आए 10⁻³ इनटू फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट का कैसे निकालते हैं वैलेंस फैक्टर, अभी जस्ट सिखा कर आ रहे हैं आपको। सॉल्ट का वैलेंस फैक्टर निकलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, इसको तोड़ेंगे तो ये Fe2+ में और SO4 2- में कन्वर्ट होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, वैलेंस फैक्टर 2, ये कितना आ गया? 10 × 10⁻³ 10⁻²। नेक्स्ट आइए 3 मिलीमोल, फिर से लिखिए 3 × 10⁻³ ये मोल हो गया, इनटू वैलेंस फैक्टर। फेरिक क्लोराइड को ब्रेक करिए, Fe3 + 3Cl-, सॉल्ट है, सॉल्ट का वैलेंस फैक्टर उसका टोटल चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव 3 है, तो ये तुम्हारा आ गया 9 × 10⁻³। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अभी देखो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो जब नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन होता है तब इक्विवेलेंट नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर। ठीक है, लीटर में। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी 4 है, वॉल्यूम 500 ml, 500 ml को लीटर बनाओ तो 0.5, या आ गया 2। नॉर्मेलिटी लिखने का तरीका होता है n/5, n/5 का मतलब 1/5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर 4, तो ये कितना आ गया? 0.8। ठीक है, 4/5 0.8, यहां 1/20 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 400 ml, 400 ml का मतलब कितना हो गया? 0.4 लीटर। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये तुम्हारा हो जाएगा 0.4 / 20 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 हो जाएगा, और 0.2 × 10⁻⁻1 यानी 0.02, ये तुम्हारा कितना आ गया? 0.02। ठीक, तो फाइनली ये इक्विवेलेंट नंबर कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको कराया। ठीक है, अब आइए, कह रहा है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी गिवन है, अब आपको नॉर्मेलिटी निकालने को कह रहा है। तो इसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, पहले वो रिलेशन निकालेंगे। ठीक, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर। अभी क्या है, इक्विवेलेंट नंबर का एक फॉर्मूला और पढ़ करके आ रहे हैं हम लोग। इक्विवेलेंट नंबर का फॉर्मूला पढ़ा गया है मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। तो इक्विवेलेंट नंबर जहां पर हमने वो रख दिया, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। मोल से मोल कैंसिल कर देंगे तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर।
या हम इसको लिख सकते हैं वैलेंस फैक्टर इधर ले जाकर के मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है? मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, चलो भाई अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो करते हैं। क्या रहा है? कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। तो 4 मोलर H2SO4 मोलैरिटी गिवन है, तुम्हें नॉर्मेलिटी बनाना है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, यही तो है भाई। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 4 ये हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर 2 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 8 हो गया। चलो 0.5 नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.5 मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। H3PO4 है, इसका वैलेंस फैक्टर तो 3 ही होता है, यह आ जाएगा 1.5। फिर से आइए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.2 मोलर, 0.2 इनटू वैलेंस फैक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही OH है, बेस है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1, तो ये आ गया 0.2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 हो गया, तो 2 इंटू 2, ठीक है 4, इसकी नॉर्मेलिटी 4 आ गई। ठीक है, तो आई होप वो रिलेशन भी आपको समझ में आ गया। अब उससे फॉर्मूला के थ्रू हम लोग आसानी से नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भाई अगला क्वेश्चन। अभी क्या है, नॉर्मेलिटी गिवन है, तुमको मोलैरिटी बनाना है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो बस करते चलो। मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंस फैक्टर 1, मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी 1/10 डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर 2 होता है, 1/20। ठीक है, अब तो वैलेंस फैक्टर ऐसे ही बता सकते हैं, एसिड है, एसिड नंबर ऑफ H+ आयन। H3PO3, अब ये एक्सेप्शनल केस था, भूलना नहीं है, इसका वैलेंस फैक्टर 2 लिखवाया गया है। मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर 1/40। H3PO2, इसका वैलेंस फैक्टर कितना लिखवाया गया आपको? 1। तो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर हो गया 1, यानी ये तो 1/10 आएगा। इधर आइए, H3PO4, इसका वैलेंस फैक्टर तो 3 होता ही है, तो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर यानी 1/60। तो हमने इक्विवेलेंट नंबर निकालने की प्रैक्टिस की। इक्विवेलेंट नंबर 2-3 फॉर्मूले हमारे पास, जो ऐसा डेटा दिया रहेगा वैसा निकालेंगे। फिर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन जाना, उनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी। चलो भाई और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी के बेस पर, बाकी आपको असाइनमेंट में मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। नॉर्मेलिटी ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। एक काम करते हैं, हमारे लिए इजी ये पड़ेगा कि नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को पहले मोलैरिटी से कर लो। ठीक है, ये भी एक तरीका है, आप डायरेक्ट नॉर्मेलिटी से कर सकते हैं, मैं मोलैरिटी से कर रहा हूं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल निकालो 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, तो ये मोल हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 है, उसको लीटर बनाओगे तो 0.5 हो जाएगा। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मोलैरिटी हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई, नीचे भी क्या आ गया 50, ठीक है 50 डिवाइडेड बाई 50 1 आ गया। अब मोलैरिटी 1 आ गया। अब मुझे नॉर्मेलिटी बनाना है, मुझे पता है रिलेशन नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, तो मोलैरिटी हो गया 1। अब वैलेंस फैक्टर निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, ब्रेक करोगे Ca2+ एंड CO3 2-, तो पॉजिटिव चार्ज भी 2 है, निगेटिव चार्ज भी 2 है, वैलेंस फैक्टर 2 हुआ, 1 × 2 2, ये आपका आंसर आ गया। इससे गलती होने के चांस थोड़े कम रहते हैं कि आप पहले मोलैरिटी निकाल करके उसको हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी क्या कह रहा है, फिर से नॉर्मेलिटी पूछा है, 4.1 ग्राम H3PO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। फिर से वही काम करते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का 3 हो गया, फास्फोरस होता है 31 और ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा 48। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 48, 49, 50, 51, ये हो गया तुम्हारा 51 और 51 और 31 कितना हो गया 51 + 31, ये हो गया
82 H3PO3, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 82, ये 82 हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, लीटर बनाओगे तो 0.1, यानी ये हो गया 4.1 डिवाइडेड बाई 8.2 मतलब 1/5, ये आ गया मोलैरिटी। और अगर मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी बताया जा सकता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, मोलैरिटी है 1/5, वैलेंस फैक्टर H3PO3 है, वो एक्सेप्शनल वाला केस दिमाग में रखना है। H3PO3 का वैलेंस फैक्टर होता है, मैंने 2 लिखवाया है, 3 हाइड्रोजन देख के जल्दी से 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ये हो गया 2/5, 2/5 का मतलब 0.4, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी असाइनमेंट में और थोड़ा सा डिटेल में नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन, इक्विवेलेंट नंबर के क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चन जब हम रिडॉक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां भी एक वैलेंस फैक्टर का यूज होता है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जब वहां पढ़ लेंगे तो और थोड़े अच्छे क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं, जो हमारा PYQ का सेक्शन है और असर्शन रीजन और मैट्रिक्स मैच वाला वो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये आपका नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, डेंसिटी वाला ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इस तरह क्वेश्चन पीछे बहुत लगाया गया है, तो एक काम करिए आप इससे ही खुद सॉल्व करिए पहले, ठीक है। डेंसिटी आपको 2 मोलर दे रखा है, शायद यही हो भी चुका हो पीछे, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलैरिटी दे रखी है 2 मोलर, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या निकला, 2 moles of solute present in 1 liter of solution, यही तो मीनिंग निकला, ठीक है। और मोलैलिटी आपसे पूछ रहा है, तो मोलैलिटी में तो ऊपर मोल्स रखते हैं सॉल्यूट का और नीचे रखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में रखते हैं, केजी में रखते हैं। तो मोल्स तो मुझे मिल गया, कितने मिल गए हैं, 2। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, उसके लिए हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है उससे निकाल लेंगे। डेंसिटी 1.28 है और मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर मतलब 1000 ml, क्योंकि ml में दे रखा है, 1000 मल्टीप्लाइड कर देंगे 1280 ग्राम आ जाएगा, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, 1280 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। चलो सॉल्यूट का मास निकालते हैं, मोल है 2, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट तुमको मिल गया 80 ग्राम, यहां हो गया 80 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने ही कर दिया सॉल्व, 80 इधर ले जाकर माइनस करोगे तो 1200 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, 1200 ग्राम का मतलब हो गया 1.2 kg, बस उठा के रख दीजिए, मोलैलिटी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.2, सॉल्व कर लीजिए आंसर, ठीक है। ये 2019 में था, थोड़ा फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 4-5 कर चुके हैं पीछे, ठीक। तो वही मैंने कहा ना, क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप PYQ लगा के देखेंगे, या जो आपका एग्जाम आने वाला है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हमने साल भर में लगाए हैं, ये कई बार लगाए हैं, तो बड़ा कंफर्टेबल फील होगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन कम लगाए रहते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता कि किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना ज्यादा आप हैबिचुअल रहेंगे क्वेश्चन लगाने के, तो फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको लगेगा यार इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं लगा चुका हूं। और जब ये दिमाग में आ गया कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन लगा चुका हूं, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और जहां रिलैक्स होंगे फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, स्टेटमेंट वाला कह रहा है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन चेंज विद टेम्परेचर। भैया मोलैलिटी में मास का टर्म आता है, मोल फ्रैक्शन में मास का टर्म आता है, मास फ्रैक्शन वैसे ही कह रहा है मास का टर्म आता है, क्या टेम्परेचर के साथ चेंज हो पाएगा? मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम चेंज, जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाएगा। इनके फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, चेंज नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट, मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर,
मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, मोलैरिटी चेंज होता है भैया। मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा। अगर तुमने टेम्परेचर को चेंज किया है तो मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट भी क्या लिखा हुआ है, फॉल्स है, गलत लिखा हुआ है। लिखा है डज नॉट, चेंज नहीं होता, चेंज हो जाता है ना भाई। चलिए अब हमारे पास एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से डिफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको सारे डिफिनेशंस पढ़ाए गए हैं। मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन खोज लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक रेशियो होता है मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल का, जो कि कहीं मुझे दिख रहा है। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल सॉल्यूशन का, यानी ए का 3 मैच कर रहा है। अब आ जाइए मोलैरिटी, खुद से डिफिनेशन याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी बी का आपका मैच कर रहा है 4। नेक्स्ट आ जाइए मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सेकंड डिफिनेशन मैच कर रही है सी का सेकंड। अब ये डी जो है M1V1 आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड है। डाइल्यूशन लॉ M1V1 इक्वल टू M2V2 यानी डी का मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो ये हमारा लेक्चर 3 यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स और उससे रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन हो सकता था सब सीखा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखा, डेंसिटी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। ठीक है, आगे आपको असाइनमेंट में मिलेगा, उसमें करना है, टेस्ट होंगे उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते चलिए और रिवीजन भी रखिए नोट्स का और असाइनमेंट भी सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे मोल के, जिसमें हम लोग रिएक्शन में कोई रिएक्शन गिवन है तो उसमें कैसे मोल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और भी क्या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से कैसे निकालते हैं, सब सीखने वाले हैं। और फिर हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।